आज मैं बात करने वाला हूँ अनकैनी स्पाइडरमैन पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 का शुरुआत करने से पहले मैं आपको पार्ट 1 के बारे में बता दूं। तो इसके अंदर नाइट क्रॉलर जब स्पाइडरमैन से मिलता है तो वो लोगों की मदद करना चाहता था ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके, लेकिन उसके लुक्स को देखते हुए काफी लोग उससे डर जाते थे। तब पीटर पार्कर उसे अपना कॉस्ट्यूम देता है और वे उसे स्पाइडरमैन बना देता है। तो तब से कैंट शहर का एक नया स्पाइडरमैन बन गया होता है और इन सब चीजों के पीछे उसे कई सारे दुश्मन खोज रहे होते हैं ताकि वो उसका डीएनए सैंपल ले सकें और उससे वो एक नई म्यूटेंट स्पीसीज को बना सकें। तो इन्हीं सब के बीच पार्ट 2 की शुरुआत होती है। तो वेलकम टू एवी वॉच एक्सप्लेन। पिछले कॉमिक्स की बात करें तो कैंट सैनिटरी से बचने के बाद अपनी मॉम को चोरी करने से ही रोकता और उन सभी चीजों को अपनी मॉम से बचाने के बाद वे अपनी मॉम को दूसरी जगह लेकर आता और ये कहानी कैंट और मिस्टिक के साथ ही शुरू होती। पिछली फाइट में रेवन को चोट लगने के बाद वे अपनी याददाश्त को खो देती है। रेवन अपने आप पर काबू खो देती और वे कैंट से ही कहने लगती है कि मेरा बेटा कहाँ है, वो नीला रंग का छोटा सा, वो काफी अच्छा है। और भी ये सब कहते हुए उसकी पिछले जन्म की बातें करने लगती। तभी वो ये सब बातें करते करते ही वे अपना चेहरा ही बदलते रहती। वे मेल से फीमेल में बदलती और फीमेल से मेल में। रेवन कैंट के जन्म के बारे में बात करने लगती। वे कहती कि जब वो पैदा हुआ था तो उसके अंदर ऑक्सीजन कमी हो गई थी जिससे मैं उसकी मदद नहीं कर सकी और डॉक्टर भी कहने लगे इसे बचाना काफी मुश्किल है। ये सब बातें करते हुए ही वे मिस्टिक में बदल जाती और वो पूछने लगती मेरा बच्चा कहाँ है। उसकी बातें सुनते हुए कैंट काफी डर जाता और वो उससे थोड़ा पीछे हट जाता। उसे लगता है कहीं वो उस पर गुस्सा होकर उससे हमला ना कर दे। कैंट मिस्टिक से शांत रहने के लिए कहता। मिस्टिक कहती आयरनी ने बताया कि मैंने उसे छोड़ दिया। कैंट कहता आयरनी वो तो यहाँ पर थी ही नहीं, आपकी शादी काउंट वैगनर से हुई और एजेजल से आपका अफेयर था और उसी अफेयर के चलते मैं हुआ। रेवन अभी भी अपने बेटे को खोज रही होती और वो अभी भी अपनी बातों में लगी होती। रेवन कहती मैंने उसे किसी महल में छोड़ दिया था। कैंट अभी भी उसे समझा रहा होता आपका बच्चा गायब नहीं हुआ, आपका बच्चा आपके पास ही है। कैंट रेवन के पास चला जाता और उसे समझाते हुए वे उसके कंधे पे हाथ रख देता। रेवन उसके चेहरे पर तेजी से पंच करती और वो कहती तुम मुझे छुओ मत। कैंट उठता हुआ नीचे गिर जाता। रेवन कहती मैंने तुम्हें लोगों की मदद करते हुए सोचा कि तुम काफी अच्छे आदमी हो, पर तुम मेरे आपसी मामलों में ही काफी दखल दे रहे हो। ये सब कहते हुए रेवन वहाँ से चली जाती और कैंट उससे कहता है रुक जाइए, आप ही मेरी माँ हैं। रेवन उसकी बातों पे कुछ ध्यान नहीं देती और भी वहाँ से चली जाती है। रेवन के चले जाने के बाद कैंट अपने आप से ही बात कर रहा होता और उसके अंदर की आवाज उसे भटकाने की कोशिश करती। वे उसे जाँच करने के लिए उकसाता। वो अपने आप को रोक लेता और वो कहता मैं अकेले ही क्यों बात कर रहा हूँ। ये सब कहते हुए कैंट वहाँ से कुछ देर के लिए शांत हो जाता। तो अगर बात करें कैंट के अंदर का शैतान उसे इसलिए कह रहा होता है क्योंकि कैंट के ऊपर जो हमला हुआ होता है वे इन सब चीजों के लिए उससे बदला लेने के लिए कह रहा होता है। बस इन्हीं चीजों को लेकर कैंट काफी परेशान होता है उससे। तभी वहाँ पर एक आवाज सुनने के लिए मिलती। कैंट देखता कि वो टेंडी होती। कैंट टेंडी को देखते हुए कहता मुझे एक हाईटेक जेल देखने के लिए मिल रही है और मुझे अभी से यहाँ पर सभी देवता देखने के लिए मिल रहे हैं जो जेल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। कैंट ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो अभी भी एक मुजरिम होता और उसे अभी भी कई सारे पुलिस वाले खोज रहे होते हैं क्योंकि उसने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कई लोगों का खून किया होता है। इसलिए टेंडी बताती यह सब होता पर तुम्हारे पीछे अभी भी कंपनियां लगी हुई है। वे तुम्हें मारना चाहती है और तुम्हारे डीएनए और तुम्हारे कई शरीर के सैंपल्स लेना चाहती है और तुम्हारे शरीर की कई सैंपल्स को लेना चाहती है। कर्ट उससे थोड़ा पूछने के लिए वे उससे यह तुम ही हो ना जो अकेले रहना चाहती हो। कर्ट ऐसा इसलिए पूछ रहा होता है क्योंकि टेंडी अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो गई होती है। टेंडी उसे अपने झगड़े के बारे में बताती और वे कहती कोई बात नहीं, यह सब किसी दिन ठीक हो जाएगा पर तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए क्योंकि इस कॉस्ट्यूम में और वो भी इस शहर में सेंटिनल अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा है। कैंट को ये सब सुन के थोड़ी शर्म आती और वो उससे कहता अब इतनी भी मेरी बेइज्जती मत करो, मेरा मतलब ये नहीं है कर्ट, हम एक्स मैन के आस पास ही रहते हैं और जो उनके साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि ये किसी भी सुपर हीरोज के साथ हो और न ही ये तुम्हारे साथ हो। टेंडी दूसरे सुपर हीरोज की भी बात कर रही होती और भी उसे सावधान रहने के लिए कहती और अपनी बात को खत्म करते हुए वे कर्ट से कहती कि मैंने सुना है स्पाइडी के मुंह से क्या तुम एक सुपर विलन के पीछे लगभग एक हफ्ते से पड़े हो और उसकी रैंकिंग काफी लो है जो कि एक लुटेरा है। कर्ट वहाँ कुछ देर के लिए शांत हो जाता और उसके अंदर का शैतान उसे दोबारा सब कुछ बताने लगता और प्रोफेसर एक्स ने ही उन सभी म्यूटेंट्स को किसी जगह भेज दिया है और पता नहीं कौन सी जगह, शायद वो जिंदा है या मर चुके हैं। तुम उसे अपनी पागल माँ के बारे में बताओ जिसका दिमाग हिल चुका है। कर्ट अपनी अंदर की आवाज को रोकता और कहता यह सब मेरे लिए नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं। टेंडी कहती है मुझे लगता कि सब कुछ नॉर्मल है और तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। टेंडी कर्ट से जेविस आने का इनविटेशन देती है और कहती कि जेसिका वे उसे अभी भी चाहती है। ये सब कहते हुए टेंडी वहाँ से चली जाती। कर्ट वहाँ पर कुछ देर के लिए बैठ जाता
और देखता कि एक तेज दौड़ने की आवाज आ रही है। वो आवाज काफी भारी होती है, जैसे मानो कि हल्क दौड़ते हुए आ रहा है। और वे देखता कि वो राइनो होता। राइनो दौड़ता हुआ कर्ट के ऊपर हमला कर देता। कर्ट और राइनो को लड़ता हुआ कोई देख रहा होता है। वहाँ पर जो टीम कर्ट से लड़ रही होती है उन सभी का नाम कलर्स पे रखा होता है। राइनो बस उनके लिए एक प्यादे की तरह होता है जो कर्ट को वहाँ पर रोका हुआ होता है ताकि वो उसे पकड़ सकें। तो ट्रेवर सभी टीम मेंबर को ऑर्डर देते हैं कैमरे को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए। तभी ब्लू बताता, सर हमें टारगेट कहीं दिख नहीं रहा। ग्रीन कहता, सर मैंने इसे बहुत तेजी से खो दिया। इधर दूसरी तरफ ऑरेंज भी बताता, सर मैंने भी इसे खो दिया, ये मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सर हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये बस यहाँ से गायब हो गया। तभी पर्पल देखता कि राइनो के हमले से हुए कुछ लोगों को नुकसान हुआ होता है। पर्पल देखता कि कर्ट उन्हीं लोगों को बचा रहा है। पर्पल कर्ट को देख के कहता है, क्या यही हमारा टारगेट है? ये तो काफी कमजोर लग रहा है। तभी रेड बताता, ये 12 साल की उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जितने भी देश के सभी लीडर्स थे सभी को इसने मार दिया। हो सकता है कि वहाँ पे जितनी भी औरतें खड़ी हैं या जितने भी लोग खड़े हैं ये शायद उन पे हमला भी कर सकता है। ट्रेवर्स जो इन्हें ऑपरेट कर रहा होता वो निक्स से कर्ट का करंट स्टेटस पूछता। ट्रेवर्स उनसे कहता, राइनो ने अपना काम अच्छे से कर दिया है और तुम्हें मेरा थैंक यू करना चाहिए कि तुम्हें इतना अच्छा सुपरवाइजर मिला है और तुम्हें इससे भी ज्यादा शुक्रिया करना चाहिए। ये सब चीजें करने की अनुमति मैंने गवर्नमेंट से पहले ही ले ली है, तो तुम जितना भी नुकसान कर रहे हो तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ट्रेवर्स उनसे कह रहा होता, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और भी किसी चीज की जरूरत है इसे पकड़ने के लिए। तभी पीछे से आवाज आती, तुम इन्हें छोड़ दो। और ये होती है सिल्विया। जितने भी टीम मेंबर कर्ट से फाइट कर रहे होते हैं ये उन सभी की लीडर होती है। ये ट्रेवर्स से कह रहे होती कि अगर जीतना इतना आसान होता तो मुझे यहाँ पे आना नहीं पड़ता। मैं इस राइनो को जानती हूँ, ये बस एक पुतले की तरह यहाँ पर फंसा हुआ है। मुझे पता नहीं तुम लोगों को इससे क्या चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल पागलपन की तरह है। एक राइनो को यहाँ पर छोड़ देना, वो भी इतनी भीड़ वाली जगह में, यह बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। तुम राइनो को उस बेवकूफ के पीछे क्यों नहीं भेज देते? ट्रेवर्स सिल्विया से कहता, बॉस ये बिल्कुल भी नॉर्मल टारगेट नहीं है। देखिए वो इसके सिर के डिवाइस को कैसे निकाल रहा है, ये तो मुझे किसी और की ही याद दिला रहा है। सिल्विया राइनो पर लगे माइंड कंट्रोलर के बारे में कहती, ये बिल्कुल भी अवैध है और इसे इस्तेमाल करना ये गैर कानूनी है। इस चीज के लगे हुए भी तुम मेरी टीम को ऑर्डर कर रहे हो, यह बिल्कुल भी गलत है और हमें हमारे चेक में 1 0 बढ़ता हुआ चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। तभी ट्रेवर्स रेड से कहता, तुम्हें कुछ भी करना है करो, लेकिन राइनो के सिर पे वो चीज लगी है वो उसे नहीं निकाल पाए, वरना इसे संभालना काफी नामुमकिन होगा। सिल्विया ट्रेवर्स को ऑर्डर करता हुआ देख गुस्सा हो जाती। वह कहती कि तुमने मेरी टीम को इतने बड़ी मुसीबत में भी डाल दिया है और तुम ये बिल्कुल भी बेवकूफों की तरह कंट्रोल कर रहे हो। मुझे राइनो का पूरा कंट्रोल अभी चाहिए, नहीं तो मैं अपनी टीम को वापस कर लूंगी। सभी ऑफिसर कर्ट को ढूंढ लेते हैं और भी उसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल मेटल का डिवाइस फायर कर रहे होते हैं। कर्ट उस वक्त गिरा होता है और अपने चारों तरफ इन सबको देख रहा होता। केंट उन डिवाइसेस को देख रहा होता, तभी क्रैमर उसे ऑन कर देता। सिल्विया उसे रोकती तो उसे रोकने का कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि वे काफी लेट हो चुकी होती है। कर्ट उस वक्त इलेक्ट्रिकल डॉम के अंदर होता और वो अपने आप को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता, पर वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। सभी ऑफिसर कर्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। उन्हें हमला करता देख सिल्विया उन्हें रोकती। वे सभी कर्ट के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन कर्ट उनके हमले से हर तरीके से बच जाता और एक क्रैमर का एक प्लान होता। क्रैमर लॉन्चर से कर्ट के ऊपर हमला करता और लॉन्चर के अंदर से एक मेटेलिक वायर निकलती है जो कर्ट को चारों तरफ से बांध लेती। कर्ट मेटेलिक वायर से बंधे होने के कारण वहीं तुरंत नीचे गिर जाता। सिल्विया क्रैमर को ये सब करने से रोकती, पर क्रैमर उससे कहता, चलो जाने दो बॉस, लेकिन कुछ भी हो आपका प्लाज्मा फीड वाला तरीका काफी काम आया, लेकिन अब ये सब काफी सावधानी से करना चाहती थी, पर क्या करें, इसका इतना तेजी से भागने की वजह से ये सब गड़बड़ी हो गई। सिल्विया क्रैमर आपस में बात कर रहे होते हैं म्यूटेंट के बारे में। केंट अपनी जादुई तलवार से उस मेटेलिक वायर को काट देता। उस वायर को काटने के बाद वह क्रैमर के चेहरे पर तेजी से किक करता। सिल्विया भी उसके ऊपर हमला करती और सिल्विया उसका सिर पकड़ लेती। सिल्विया उसका सिर पकड़ने के बाद उसके सीने पर तेजी से किक करती, जिसकी वजह से उसका मास्क बाहर निकल जाता। कर्ट को ये लड़ाई काफी भारी पड़ जाती। सिल्विया कर्ट की काफी पिटाई कर देती। कर्ट वहाँ से भाग भी नहीं पाता और दूसरी तरफ राइनो कर्ट की तरफ ही पड़ रहा होता। सिल्विया कर्ट को मारने वाली होती, पर कर्ट सिल्विया से पूछता, तुम मेरे ऊपर अचानक क्यों हमला कर रही हो? मैं तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें मारना चाहता था। मेरे ऊपर हमला अचानक करने की वजह क्या है? सिल्विया कर्ट से कहती, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरी कंपनी को बस पैसे से मतलब है। वैसे तुम्हारा ये सूट काफी अच्छा है और तुम ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम एक टैंकलर के अंदर हो और तुम यहाँ से टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकते, तुम नीचे ही रहो। मैंने अनुमान लगा लिया है कि तुम्हें गहरी नींद में सुलाने के लिए बस एक गोली काफी है। कर्ट उसकी बातों को सुनते हुए कहता, चलो अच्छा है, मुझे काफी नींद भी आ रही है
और इससे मुझे नींद लाने में थोड़ी मदद मिलेगी। कॉर्ड उससे बातें करते हुए बस उसे थोड़ी देर के लिए बहला रहा होता है और उससे कहता तुम्हें जरा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उसके पीछे से राइनो बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा होता है। सिल्विया भी कॉर्ड को गोली मारने जा ही रही होती है, तभी राइनो प्लाज्मा टॉर्च को तोड़कर उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता। कॉर्ड सिल्विया को वहाँ से बचाता और उसे वहाँ से तेजी से लेकर टेलीपोर्ट हो जाता। राइनो उन्हें ढूंढ रहा होता। कॉर्ड और सिल्विया किसी अंधेरे जगह पर चले गए होते हैं। सिल्विया और कॉर्ड किसी अंधेरे जगह पर होते हैं। सिल्विया कॉर्ड से पूछती हम कहाँ पर हैं। कॉर्ड उसे बताता लगता है कि हम किसी पुराने मेट्रो में हैं, तुम इतने अंधेरे में भी देख सकते हो। कॉर्ड सिल्विया से कहता तुमने अच्छा होमवर्क किया है, तुमने मेरे बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की है, वैसे भी तुम सीधा ऊपर से नीचे चले आए। कॉर्ड उससे कहता कोई बात नहीं, ये बस उम्मीद की छलांग थी, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो, और वैसे भी तुम मेरी पूंछ अभी तक पकड़ी हुई हो। सिल्विया कॉर्ड से कहती उसके हेलमेट में एक लैंप है, अगर वो उस लैंप को ऑन कर दे तो वे दोनों अंधेरे में देख सकते हैं। वैसे कॉर्ड अंधेरे में देख सकता है, बस सिल्विया नहीं देख पाती। कॉर्ड उससे कहता मैं ये लैंप तभी ऑन करूंगा अगर तुमने वो बंदूक मेरे हाथ में दी। कॉर्ड को ऐसा लग रहा होता अगर वो लैंप ऑन करेगा तो कहीं सिल्विया उसके ऊपर तुरंत हमला न कर दे। कॉर्ड हेलमेट को उतार देता और भी अपने आप से ही बातें करने लगता। कॉर्ड सिल्विया को सिम कैरियन कहता। सिल्विया सिम कैरियन को जान रही होती। वह कहती कि मैं सिम कैरियन को जानती हूँ। वह सिम कैरियन कॉर्ड ही होता। कॉर्ड अपने बारे में बताने लगता कि जब वो बहुत छोटा था तो वो एक सर्कस में काम कर रहा था, जहाँ पर उसे काफी टॉर्चर किया जाता था, और वो अपनी पिछली बातें बताने लगता। वो किसी तरह भी करते हुए वहाँ से जब भाग जाता तब वो पहली बार एक पेड़ देखता। उस छोटे से कॉर्ड के लिए वो पेड़ ऐसा होता है जैसे कि मानो एक वो बहुत बड़ा राक्षस हो, और कॉर्ड उसके एक तने पे जाकर बैठता। कॉर्ड को वो तना उस राक्षस के पैर की तरह लगता। कॉर्ड उस तने पे बैठते हुए जब वो पहली बार सूर्य को निकलता हुआ देखता तब उसे पता चलता कि ये दुनिया कितनी सुंदर है, ये सब कितना खूबसूरत है। ये बातें करते हुए जब वो लैंप को जला देता, सिल्विया उसे दोबारा मना करने जाती। तभी एक जोरदार भूकंप आता। सिल्विया कॉर्ड के ऊपर गिर जाती। सिल्विया गलती से कॉर्ड को किस कर देती। कॉर्ड को भी ये सब कुछ समझ नहीं आता। सिल्विया अभी भी उसकी पूंछ पकड़ी होती है। मारने के बदले किस करना यह काफी बेहतर है। वैसे सिल्विया कॉर्ड के काफी करीब आने लगती। तभी सिल्विया को याद आता कि उसका मिशन भी उसके रास्ते में है। सिल्विया अपने आप को समझाने लगती कि वे क्या कर रही है। वे दोनों वापस खड़े हो जाते हैं। तब सिल्विया कॉर्ड से कहती तुम्हें मारने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, वे तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं, वे तुम्हें जिंदा ही चाहते हैं। सिल्विया कॉर्ड से ये सब बातें कर ही रही होती है। सिल्विया अपने सभी टीम मेंबर से बात करने की कोशिश करती कि कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर आ जाए, और वे कहने लगती क्रैमर, एल्वा, लोका कोई भी जवाब नहीं दे रहा। जब कोई भी सिल्विया का जवाब नहीं देता तब सिल्विया वापस कैंट से बातें करने लगती। सिल्विया कॉर्ड को बताती कि राइनो के सिर पर जो कंट्रोलर लगा है वह अभी भी अच्छे से काम नहीं कर रहा। सिग्नल की वजह से उसका सिर काफी तेजी से दर्द कर रहा है, और मानो उसके सिर पे कोई बहुत तेजी से चोट कर रहा हो, जिसके वजह से वो पागल हो गया है, और इसीलिए वो हमारे पीछे आ रहा है। कॉर्ड सिल्विया से पूछता क्या वो सच में हमारे पीछे आ रहा है, वो भी इतने 30 फीट नीचे। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती और राइनो वहाँ पर पहुंच जाता। राइनो वहाँ पे पहुंचते हुए कहता फॉर्ज को सिग्नल से दर्द हो रहा है। राइनो के आते ही सिल्विया डॉम को डीएक्टिवेट कर देती और वे कॉर्ड से कहती अब तुम हमें टेलीपोर्ट कर सकते हो या नहीं। सिल्विया कॉर्ड के चोट के बारे में पूछती। कॉर्ड उससे कहता कोई बात नहीं, मैं हील करने में काफी माहिर हूँ। सिल्विया कॉर्ड से कहती तो क्या तुम हम दोनों को जल्दी से टेलीपोर्ट करोगे। कॉर्ड सिल्विया से कहता शायद अभी नहीं। कॉर्ड सिल्विया को छोड़ राइनो को अपने साथ लेकर टेलीपोर्ट करके चला जाता। कॉर्ड काफी ऊंचाई से नीचे गिर रहा होता और उसके साथ राइनो भी होता। कॉर्ड राइनो के साथ गिर रहा होता और वे राइनो को सबूत मिटाने के तौर पर इस्तेमाल करेगा। वे उससे जुड़े सभी सबूत को खत्म कर देगा। तभी कॉर्ड के अंदर से एक डेविल फिर से बाहर आ जाता और वे उससे कहता तुम सबूत को मिटा सकते थे तो क्यों ना तुम इनसे जुड़े सभी लोगों को मार दो, पर तुमने उन्हें मारा नहीं। तुम अभी भी नियंत्रित हो। तुम चाहे उनकी कितनी ही परवाह करो, पर वे तुम्हारा कभी परवाह नहीं करेंगे। वे तुम्हें इसी वक्त मार भी सकते हैं। कॉर्ड उससे शांत रहने के लिए कहता और वे अपने दिमाग को शांत करते हुए उसे वहां से गायब कर देता। राइनो वैन के ऊपर गिरता, वैन नष्ट हो जाती और इसके साथ ही कॉर्ड से जुड़े सभी सबूत भी खत्म हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ सिल्विया अभी भी 30 फुट नीचे होती। उसके टीम वाले उसे बचा रहे होते हैं। तब सिल्विया एक बात कहती कि मैंने इसे काफी आसान समझा था और मैंने सोचा था कि हम इसे तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन ये हमारी उम्मीद से कई ज्यादा ताकतवर है। ये स्टोरी यहीं तक रहती है और इस स्टोरी के लास्ट में हमें पता चलता है कि वो लोग कॉर्ड का अभी भी डीएनए सैंपल लेने में नाकाम रहे। तो अगले पार्ट में हमें कॉर्ड के साथ स्पाइडरमैन भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसका ये दूसरा पार्ट आपको कैसा लगा? अगर आप तीसरा पार्ट भी चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा।